अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया दौर और खबर से आगे में आपको खुशामदीद। और आज रोजाना की तरह जो मुल्क की अहम खबरें हैं और नई डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और आज का बड़ा खसूसी दिन है क्योंकि इफ्तिखार अहमद साहब बनफ्से नफीस जूम पर मौजूद हैं और इनका हाथ आना आपको पता है इतना आसान नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करें। अंबर रहीम शमसी भी अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आई हैं। अंबर आपका भी शुक्रिया। मुर्तजा सोलंकी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज बात हम करेंगे सबसे पहले तो फॉरेन फंडिंग केस की, जिसकी के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है इलेक्शन कमीशन को। कल उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने समाअत भी की और समाअत के दौरान पीटीआई की ये इस्तदा थी कि इसको पब्लिक ना किया जाए। उस पर भी बहस हुई कि ये तो एक ओपन हेयरिंग है और इसको हम कैसे छुपा सकते हैं। और इसके मुज़मिरात पर बात करेंगे जो इसकी डेवलपमेंट जो इसकी आई हैं, मुख्तलिफ नुकात सामने आए हैं उस पर भी बात होगी। तो फॉरेन फंडिंग केस जो कि मैं इफ्तिखार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। फॉरेन फंडिंग केस के बारे में आपने भी उसकी यकीनन डिटेल्स देखी होंगी। पीटीआई ने कुछ अकाउंट्स छुपाए, 31 करोड़ के करीब रकम है वो नहीं बताई इलेक्शन कमीशन को। और इसके मुज़मिरात क्या हो सकते हैं? क्या ये इतना ही सीरियस है जितना कि इसको दिखाया जा रहा है या इस पे बात हो रही है? जनाब देखें, अगर आप असूलों की बात करते हैं और शफाफियत की बात करते हैं और एक ऐसे जमहूरी अमल की बात करते हैं जो बैरूनी पैसे से इन्फ्लुएंस ना हो, तो फिर ये मामला पब्लिकली ज़ेर बहस आना चाहिए। जिस किसी की भी कोई किटी है उसको एक्सपोज होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। या तो फिर हम शफाफियत की बात करनी छोड़ दें और एक ऐसी जमहूरियत का तस्वर छोड़ दें जिसमें हराम का माल ना हो, ऐसा माल ना हो जिसके बारे में इल्म ना हो किसने दिया और उसके मकासद क्या थे, उनका देने वालों का मुफाद क्या है। ये बहुत अहम चीज़ें हैं क्योंकि एक मुल्क है, एक रियासत है। अगर मुझे वली खान का वो फिक्रा याद आता है कि उसने शक का इज़हार किया था कि हमारी पार्लियामेंट को खरीदा जा सकता है। तो हाँ, अगर अगर बैरून मुल्क से इस किस्म की सरमायाकारी हो और फंडिंग हो जिसको बताने में हम हिचकिचाहट महसूस कर रहे हो, तो फिर ऐसा हो सकता है। किसी एक बड़े मुल्क के लिए एक मुल्क की अपना इलेक्शन कैंपेन में इतना पैसा पंप किया जा सकता है कि उसके नताइज जो है वो उसको मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है वो पार्लियामेंट को खरीद सकता है, वो पार्लियामेंट को इनडायरेक्टली अपनी जेब में डाल सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम एक आम आदमी से पूछते हैं कि तुम इतने पैसे खर्चोगे कौमी असेंबली के लिए, इतने सेनेट के लिए, इतने सूबाई असेंबली के लिए, और तुम बताओगे ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि जो इश्तिहार तुम्हारे लगाए जाते हैं, जो पोस्टर लगते हैं, वो इतनी तादाद में लग सकते हैं और तुम्हें बताना होगा कि जिन लोगों ने तुम्हारे लिए ये कंट्रीब्यूट किया वो कौन है। तो क्यों ना एक पॉलिटिकल पार्टी, नॉट ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से ये सवाल किया जाना चाहिए। और ये खुफिया चीज नहीं है। ये जो हमारे मुल्क में 70 साल से एक रवाज है ना कि मुल्क की सलामती और सालमियत की आड़ में इन चीजों को हमने बताना नहीं, ये अब रवाज खत्म हो जाना चाहिए। ये मामला मुल्क की सलामती और से मुतल्लिक है कि क्या मुल्क में जो मौजूद सियासी पार्टियां हैं वो गैर ममालिक से पैसे लेती हैं या गैर ममालिक के इन्फ्लुएंशियल लोगों से पैसे लेती हैं, और जो लोग पैसे इनको दे रहे हैं क्या उनके मफादात पाकिस्तान के किसी भी शोबे में वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं। अगर हैं तो उनका वो पैसा जो है वो फिक्स वालिया निशान। मसलन एक हमारी बहुत बड़ी कोई किसी चीज की कान है, एक पार्टी को उस कान को लेने में इंटरेस्ट है, वो इतनी हैवी सरमायाकारी कर देती है एक सूबे के अंदर जहाँ पे वो कान मौजूद है कि वहाँ पे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी उन पैसों की बुनियाद पर मुंतखब हो जाती है अपनी कंपेन में इतना पैसा खर्च के। तो फिर साफ ज़ाहिर है कि वो उस पार्टी ने जो पैसा वहाँ पे सरमायाकारी की है उसका मफाद तो एक कान के ऊपर था। वो जो माइन है जिसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उसका तो इंटरेस्ट है, उसको माइन मिल जाएगी। अगर ये पार्टी आ जाती है इक़्तिदार में तो माइन उसको दे देगी,
तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे बदतर और क्या हो सकता है? तो मैं साफ बिल्कुल कहता हूँ, ये मेरा मतलब, इट इज फॉर नॉट फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी, नॉट फॉर पीटीआई ओनली, फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सबूत हैं तो फिर इनको कानून के मुताबिक डिस्क्वालीफाई करे और उन लोगों को हमेशा के लिए इलेक्शन से बाहर रखे जो गैर मुल्की लोगों से पैसे लेके अफराद हों या फर्में हों या अदारे हों या हुकूमतें हों। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। आपको बताऊं कि बैरूनी फंडिंग के हवाले से तो हर मुल्क में बड़े सख्त कवानीन है। मसलन अमेरिका में मैं जहाँ पे आधा से ज्यादा वक्त गुजारता हूँ, वहां पर मैं किसी पार्टी को $1 भी नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं फॉरेन नेशनल हूँ। और अगर मैं दूंगा या पार्टी एक्सेप्ट करेगी तो मुझ पे क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं और उस पार्टी पे भी लग सकते हैं। और मैं नाज़रीन को याद कराता चलूं कि आपने चूंकि कीमतों की बात की है, तो आप ही का फॉर्मूला है कि अगर कौमी असम्बली की सीट जो है वो डीएचएम लाहौर में 1 प्लॉट के बराबर है और छोटे डीएचएस में 4 प्लॉट्स के बराबर है। मैंने कहा नाज़रीन की याद दहानी करवा दूं, आपका फॉर्मूला शुक्रिया। बजा है। हकीकत रजा यही हो गई है। रजा अपना रजा, ये बहुत अफसोसनाक हो गया हमारा सारा खेल अब कि जी एक जो डिफेंस के अगर 3-4 प्लॉट तुम्हारे पास है ना, तो तुम उनको बेच के यू कैन बी सेनेटर ऑफ पाकिस्तान सेनेट। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारा उस सूबे में रहना भी जरूरी होगा। नो, जी नहीं नहीं, वो एक शाम को तुम सिंध के वोटर लिस्ट पे थे और सुबह तुम पंजाब की वोटर लिस्ट पे आ जाओ तो यू विल बी सेनेटर, डोंट वरी। ये बिल्कुल तुमसे जी नहीं कोई पूछेगा। यानी इस किस्म की हम जमहूरियत यहाँ चला रहे हैं, उसको कबूल कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंबर अंबर साहिबा, इफ्तिखार साहब की तो आपने बड़ी जो है वो जोशीली किस्म की तकरीर सुनी। अब Not a अब speech, it is फौरन what I feel as a Pakistani, as a Democrat, वो बिल्कुल मैंने शेयर किया आपसे। नहीं बहुत हम आपसे मुकम्मल मुत्तफिक हैं। अंबर आप ये बताइए, पीटीआई के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या ये इतना ही सीरियस थ्रेट है जितना कि इसको बनाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है? जी देखिए रजा, मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या फैसला कर सकती है। जाहिर है कानून मौजूद है और कानून तो यही कहता है कि अगर आप फॉरेन नेशनल, फॉरेन कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट से आप पैसे लेते हैं तो वो जो ममनुआ फंडिंग होती है वो आपको वापस करने होते हैं। अगर आप फॉरेन फंडेड पार्टी है जिसके लिए जाहिर है उसके ज्यादा संगीन नताइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सियासी जमात जो है तहलील हो सकती है। इसमें मैं एक थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो फंडिंग इकट्ठा करती हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से भी, और हमें ये भी मालूम है कि इसमें तहरीक इंसाफ बहुत पेश भी है। लेकिन इसमें इसका ये नहीं मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज शामिल नहीं है। तो अगर वो नेशनल, फॉरेन नेशनल से या ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे जमा कर रहे हैं या इकट्ठा कर रहे हैं, अगर और इस पे मैं आती हूँ कि ये जो केस क्या है और जाहिर है इसके क्या असरात हो सकते हैं, और जो अभी फिलहाल जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। तो अगर वो फॉरेन नेशनल से जमा कर रहे हैं और वो जाहिर कर रहे हैं कि उसका सोर्स क्या है, वो कौन शख्स है, क्यों है, और वो डिक्लेयर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को भी जमा करवा रहे हैं, फुल डिस्क्लोजर कर रहे हैं और अपनी पार्टी वेबसाइट पे भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें इतना मसला नहीं होना चाहिए। मसला होता है फॉरेन कंपनीज के साथ या फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ, उसमें आप सवाल उठा सकते हैं क्या एजेंडा है या नहीं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि एक सवाल, नहीं, मैं एक सवाल। इफ्तिखार साहब, नहीं इफ्तिखार साहब, आपने अपनी पूरी बात की थी, मैंने काटी नहीं थी, तो प्लीज आप मुझे भी ना काटे। लेट मी हैव माय से और फिर हम मैं इसमें डिबेट आपकी कर सकते हैं। आपकी 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 बात काटने की मैं जी जरूरत बिल्कुल, भी नहीं कर क्योंकि सकता। हमें ये भी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिसमें हुकूमत पाकिस्तान भी शामिल है जो फॉरेन फंडिंग या एड के साथ चलते भी हैं। हमने अभी देखा कि आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्या इल्जाम लगा था कि वो फॉरेन फंडेड है, और उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कुछ एम्बेसीज और कमीशन ने पैसे भी दिए थे। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वो जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया था वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ था या उसमें कुछ एजेंडा था? तो फिर ये सवाल बनता है ना। तो मैं कहूंगी कि
ہم شاید ہمیں تھوڑا سا اس میں ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس میں قانون میں ترمیم کی بھی ضرورت ہے کہ آپ پروپورشن آپ اور اس کی جو طریقہ کار ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہ کتنا پروپورشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب پاکستان تحریک انصاف کا کیس اس لیے زیادہ میرے خیال میں نظر میں آتا ہے کیونکہ یہ ایک پارٹی ایسی پارٹی ہے جو اپنے آپ کو شفاف بھی کہلانا چاہتی ہے, یہ بھی کہتی ہے کہ برانڈ عمران خان ہے جو ایمانداری جو ہے ان کا برانڈ یہی ہے کہ وہ ایماندار ہیں, وہ کرپٹ نہیں ہے. ساتھ ساتھ وہ ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہلی تقریر تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب احتساب کا عمل مجھ سے اور میری حکومت سے اور کابینہ کے اراکین سے ہوگا تو یہ ایک اصول انہوں نے خود سیٹ کیا تھا, ہم اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہے. تو جب بار بار یہ ڈیلیز آئے تھے, 2014 سے یہ کیس چل رہا ہے, 2011 سے اکبر ایس بابر جو ہے ود ان دا پارٹی, جب وہ بانی ہیں ایک اپنی پاکستان تحریک انصاف کے, شور مچا رہے تھے, ان کی کسی نے سنا نہیں, وہ گئے الیکشن کمیشن پاکستان نے پٹیشن بھی دائر کی اور پھر بار بار آپ نے دیکھا کہ ڈیلیز بھی ہوئے اور ڈسکلوجر میں بھی ڈیلیز ہوئے. تو پھر ان کے جو دعوے ہیں اس پہ ظاہر ہے منافقت بھی ہے, شفافیت پہ بھی نشان ظاہر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جب بھی اسکروٹی کمیٹی نے جو بے ضابطگیوں کا نشاندہی کی ہے, کچھ اکاؤنٹس جو چھپائے گئے ہیں, بہت سارے پیسے جو ہے چھپائے گئے, پھر بہت سارے ایسے فارن نیشنلز اور کمپنیز کی بھی نشاندہی کی گئی جس کی آگے انہوں نے تصدیق نہیں کی, لیکن انہوں نے نشاندہی کی کہ ہم نے یہ لسٹ ہے, یہ ایک فہرست ہے کچھ ایسے فارن نیشنلز کی. قانون جو ہے وہ تو پھر واضح ہے نا, قانون پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے, لیکن میں کہوں گی کہ ہمیں آج کل کے دور میں شاید نظر ثانی بھی کرنے کی ضرورت ہے. تحریک انصاف کے لیے کتنا مسئلہ بن سکتا ہے, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں آپ پینما کا ایگزامپل دے دیں, آپ ابھی پینڈورا لیکس کا ایگزامپل دے دیں, لمبی فہرست ہے ان پاکستانیوں کی جن کے شاید آف شور اکاؤنٹس تھے, جن کی اسکوٹنی ہونی چاہیے تھی, جن کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. بنا تو صرف ایک کیس تھا اور اسی وجہ سے ایک وزیر اعظم جو ہے نااہل ڈکلیئر ہو گئے, اور پھر آپ کو یہ جو پاکستان وزیر نواز کی مشکلات کا میرے خیال میں آغاز اختتام آپ جو کہہ سکتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. میں یہ کہوں گی اس میں ایک اور چیز میں پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کو انڈین فنڈنگ ملتی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی منسٹری آف انٹیریئر نے وڈرا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں منافقت زیادہ نظر آتی ہے, ایک اصول ہے وہ میں اس پہ سوال اٹھاؤں گی اور قانون پہ بھی سوال اٹھاؤں گی, لیکن اس میں ان کی ساکھ پہ ضرور اثر ہوگا. آگے قانون کیا ہوتا ہے اس پہ میں رائے نہیں دے سکتی. جی شکریہ. میں سولنگی صاحب سے پہلے افتخار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پلیز. میں تو اس قسم کی فنڈنگ کے سخت خلاف. ٹھیک ہے جی, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں میری ایک فرم ہے, اس کے 50 اپنا ملازم میرے, وہ 50 ملازم ذاتی طور پہ انڈیویجول طور پہ ایک پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں. فرم میری سامنے نہیں آئی, لیکن میرے افراد نے پیسے تو دیے اور ان کا مفاد تھا ایک خاص قسم کا, اور اس مفاد کا میں نے اظہار بھی کر دیا کہ ان کو ایک جو منرل ڈپازٹ ہے اس پہ ان کا انٹرسٹ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس منرل ڈپازٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایک پارٹی جو صوبے میں ہے اس کو اگر فنڈنگ کریں تو وہ پارٹی اقتدار میں آ کے ان کو وہ منرل ڈپازٹ دے دے گی. اچھا, اب یہ جو لفظ فرم ہے وہ فرم کے ذریعے نہیں دیتے, اس فرم میں 2500 ملازم کام کرتے ہیں دنیا بھر میں, وہ 2500 ملازمین کے ذریعے پیسے دے دیں گے تو پھر ہم کہیں گے بالکل جائز آ گیا یار, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو فارن فنڈنگ نہیں ہے. میں اس ہر پیسے کے خلاف ہوں جو پاکستان سے باہر سے آئے, جو پاکستانیوں کا نہ ہو. پاکستانی جو ہیں وہ فنڈنگ کا جو, چلے میں اس کو دوسرے طریقے سے کہتا ہوں, وہ لوگ جو پاکستان کے ووٹرز ہیں, خواہ وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں, آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں, دے کین گیو سرٹن اماؤنٹ, اس اماؤنٹ کا تعین کرنا ہوگا. لیکن فرمیں اس طریقے سے کہ اپنے 25,000 یا 10,000 ملازمین کے ذریعے ایک پارٹی کو فنڈ کرنے کے جی وہ تو انڈیویجولز نے کیا ہے, ان کا اطلاق ہوتا نہیں ہے اور غیر ملکی پیسہ آنا چاہیے کیونکہ یہ تو ہے, میں نہیں مانتا. آئی ڈس ایگری ٹوٹلی کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم پہلے تباہ ہو چکا ہے, یہاں کا سرمایہ داری مان نہیں ہے, یہاں کا جو
ब्लैक मनी है वही हमारी जान नहीं छोड़ रहा, और हम अब गैर मुल्की पैसे को भी इसमें शामिल कर लें और अपने आप को बिल्कुल, पहले भी हम दुनिया के लेकिन इफ्तिखार मफरूज हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो बजाय है कि ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए चूंकि डुअल नेशनल भी होते हैं ना बहुत सारे पाकिस्तानी, अमेरिका में भी यूरोप में भी, वो डबल नहीं रजा, मैंने ये बात क्लियर कर दी है, जो आदमी वोटर है, हाँ वो अफ्रीका में बैठे है, अमेरिका में बैठे है, सूडान में बैठे है, कहीं बैठे है, यस ही कैन, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है बिकॉज ही इज अ वोटर इन द लिस्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन, वो कर सकता है। लेकिन ये तो नहीं ना तो फर्में अपने आदमियों और इंडिविजुअल्स के जरिए इन्फ्लुएंस करें। नो, आई एम अगेंस्ट इट। देखिए मैंने भी वाजे किया, और मेरे ख्याल में हमारे कुछ इख्तलाफ इतना ज्यादा नहीं, जितना मैं समझ रही थी आप समझ रहे थे। मैं भी समझती हूँ कि तनासुब तय करना चाहिए कि आपकी कितना प्रोपोर्शन है। आप मेरे ख्याल में अगर नेशनल्स को आप इजाजत दें तो उसमें भी शफाफियत होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये नेशनैलिटी है तो नहीं दे सकते, लेकिन आप कंप्लीट इसको बिल्कुल ममनू कर देंगे, ये मेरे ख्याल में कि आजकल के दौर में इतना मुमकिन नहीं है। रजा, आप भी अमेरिका में बैठे हैं, आपको भी पता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नहीं उनको नहीं इजाजत, उनको इजाजत नहीं है, लेकिन उनकी भी फंडिंग और जो फंडिंग सोर्सेज है उस पर भी बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठता है। कोऑपरेशंस के जरिए हो, जिस तरह लॉबिंग होती है, ये एक जमहूरियत का हुस्न भी तो है ना कि आप एक अगर शफाफियत होगी, क्या उसके इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होंगी, या चीजें सामने आएंगी, डिस्कशन होगी, इस पे मजीद कानून साजी भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत जरूरी है, ये जो उसूल है और उसको तय करना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल अंबर, मैं आप दोनों की सॉरी, मैं सोलंकी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ क्योंकि वो सोलंकी साहब आपकी बारी है जनाब। जरा अपनी राय दीजिए, दोनों के आपने आर्ग्यूमेंट्स भी सुने और मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इफ्तिखार साहब तो बिल्कुल क्लियरली ये कह रहे हैं कि इसकी सख्त होनी चाहिए, वो ना सिर्फ सर्वेलेंस बल्कि ये कि इसके ऊपर इसको बैन करना चाहिए। अंबर ये कह रही कि तनासुब तय होना चाहिए और इसकी ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत होनी चाहिए। तो सोलंकी साहब आप ये बताइए कि जो पीटीआई पे अब इसका क्या असर होगा। मैं वापस अपने सवाल की तरफ जा रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ है ना वो तो दोवें नहीं कर रहे, इसलिए नहीं रजा साहब, असल गल ये कि मैं सारिया पार्टियां वास्ते आख रहा, मेरे वास्ते पीटीआई या पीपल पार्टी या पीएमएलएन या जेयूआई या जेयूएफ कोई रेलेवेंट है। मैं कहना पाकिस्तान की सियासी पार्टियों ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ माल लैके उन्होंने मकासद ਨੂੰ ਤੇ पूरा नहीं करना चाहिए। दुरुस्त दुरुस्त, ये अग्रीड। सोलंकी साहब जी। रजा, जो पाकिस्तान के जमीनी हकायक हैं अगर उनको सामने रखें जी कि पीटीआई अगर किसी वजह से इस मुल्क के जो डाडे लोग हैं उनकी गलत साइड पे अगर आ जाए तो सिर्फ जो हकायक आज सामने आए हैं पीटीआई की फंडिंग के हवाले से, ये काफ़ी हैं कि पीटीआई एक जमात के तौर पर खिलाफ कानून करार दी जाए। उसके जितने अरकान हैं असेंबली में, सूबाई और कौमी और सेनेट, वो अपनी जो नशिस्तें हैं उनसे महरूम हो जाए। ये इतना काफ़ी मवाद है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में कानून का इतलाक किस तरीके से होता है, पनामा का में कितने लोग थे और किसके खिलाफ और कैसे कार्रवाई हुई, उसके बाद वो पेंडोरा पेपर आए, उसका क्या हुआ। तो जो ज़मीनी हकायक हैं पाकिस्तान के वो तो बहुत फ़र्क है। सही। अब जो हकायक अब तक सामने आए हैं उसमें कोई 53 कंपनियां हैं, 53 अकाउंट्स हैं जो जाहिर ही नहीं किए गए। और ये कमेटी जिसने 3 साल लगाए हैं 2018 से 2021 तक, वो हर जगह कहते हैं कि हमने जो मालूमात मांगी फंडिंग सोर्सेज की, अकाउंट्स की, लोगों की, वो हमें नहीं दी गई। और जगह जगह इस ज़ख़ीम दस्तावेज में गैर मुल्की कंपनियों का जिक्र है फंडिंग के तौर पर, सिर्फ अफराद का नहीं है। अफराद भी हैं और कंपनीज भी हैं।
अब आज शाम में जो पीटीआई के जो अरस्तू हैं, जो हर चैनल पर बैठे हुए थे, मैं उनके जो कानूनी जो माहिरीन हैं उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था। वो बचने की कोशिश कर रहे थे कि देखें जी, ये जो इलेक्शन एक्ट है ना 2017 का, वो हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि ये जो फंडिंग है ये तो 2017 से पहले की है, और हम पे तो जो चाचू मुशर्रफ थे ना, चचा जान जो तक दिना दिन बाहर बैठे हैं, भगोड़ा कमांडो, उसके वक्त जो कानून बना था 2002 का, हम पे उसका इतलाक होता है। लेकिन वो भी मैंने गौर से पढ़ा है, उसका जो सेक्शन 6 है उसके तहत भी जो फॉरेन कंपनीज हैं उसकी जो फंडिंग है वो इलीगल है। तो अगर कवानीन को सही तरह से देखा जाए तो उस तरह से भी और अखलाकी और सियासी तौर पर भी ये वो जमात है जिसका फंडिंग मॉडल बाकी जमातों से फर्क है। खासतौर पर बड़ी दो जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, आपको और मुझे पता है कि उनके फंडिंग सोर्सेज जो है वो ज्यादातर अपने ही हैं। आपको पता है कि जिसने सेनेट की और कौमी असेंबली की और सूबाई टिकट लेनी होती है, अगर वो उनके पास रोकड़ा है तो वो खुद पार्टी सरबराह को पैसे देते हैं, और अगर कोई इफ्तिखार अहमद का कोई यार बेली कंगला हो, असलम गिल जैसा, तो उनको पार्टी का लीडर भी पैसे दे देता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ऐसा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप दूसरी जमातों की बेकायदगियां निकालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अब वो पैसे जब्त करेंगे। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का या हत्ता के 2002 का, उसके तहत जो गैर मुल्की फंडिंग के जो कवानीन है, चाहे नया कानून लगाए या पुराना लगाए, पीटीआई और उसके सरबराह चेयरमैन जिसने सर्टिफिकेट जमा कराया इलेक्शन कमीशन के पास कि ये तमाम मालूमात जो है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल शफाफ है, इनमें कोई गलत बयानी नहीं है, उनके बचने की कोई सूरत मौजूद नहीं है। ये उसके अलावा है कि 7 साल ये जमात जो शफाफियत का, ट्रांसपेरेंसी का झंडा पूरे मुल्क में दुनिया में करती है, और इमरान खान के लेक्चर खत्म नहीं होते। हर रोज वो जो है कभी रियासत मदीना के, कभी अखलाकियात के लेक्चर जो है जो लोगों को याद हो गए देते हैं। उनको ये एहसास नहीं है कि 7 साल तक वो इस पर बैठे रहे। ये अकबर एस बाबर, कभी इलेक्शन कमीशन, फिर उस पर एतराज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आपको अख्तियार नहीं है, फिर ये कि जी ये बंदा हमसे पूछ नहीं सकता, या ये कि जी ये पार्टी में नहीं है। तमाम तर इनके चक्करों के बावजूद आज ये इस मकाम पर पहुंचे हैं कि इनके पास न अखलाकी तौर पर, न सियासी तौर पर, न कानूनी तौर पर इनको कुछ कहने के लिए है, सिवाय इनके तर्जुमानों के जो गोल है, जो कबाल है, जो कि सुबह से शाम तक जो है, जिनकी जबानें बहुत लंबी हैं और जिनके सुनने के कान नहीं है, और जो ऊपर जो खोपड़ा है उसके अंदर दिमाग नहीं। जी अच्छा सोलंकी साहब, आपने तो लेकिन यहाँ फिर सवाल एक और पैदा होता है, जी क्या सियासी जमात को इस तरह से खत्म करना चाहिए? क्या सियासी जमात जो है खत्म हो जाती है अगर उसको आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप, और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा अंबर के सवाल नहीं, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल में एक ब्रॉडर पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है, क्योंकि सियासी जमात को आप खत्म नहीं कर सकते। अंबर ये तो सिर्फ कानून है, इलेक्शन एक्ट 2017 जो आइन है, उसके किसी आर्टिकल पे भी एतराज करना शहरी का हक है। अमल उसी कानून पर होगा, उसी आइन का होगा जिससे आप इख्तिलाफ भी करें। तो अगर हमें ये कवानीन पसंद नहीं है तो वो हमें कवानीन तब्दील करने होंगे, लेकिन जब तक वो तब्दील हो अमल उसी कानून का होगा। मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहता था कि मेरी 2 कानूनी जो माहिरीन है उनसे बात होती रही है माजी में। एक वो हैं जो कि जरा सोलंकी साहब की तरह सजा देने में जो है यकीन रखते हैं और मुकम्मल इंसाफ चाहते हैं, और दूसरे वो हैं कि जो समझते हैं कि ये
جو अंबर आपने पॉलिटिकल पार्टी की लिक्विडेशन की बात की, उन्होंने मुझे ये बताया, एक वकील साहब भी इस्लामाबाद में बेस्ड हैं और बड़े सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़ा पेचीदा प्रोसेस होता है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन से जाता है कैबिनेट में, कैबिनेट के बाद ये बड़े मराहिल से गुजरता है, इसलिए गालिबन वो होने का तो इम्कान नहीं है। इसलिए जो पेशीन गोइयां इस वक्त हैं ये कबल अस वक्त हैं कि पार्टी नहीं खत्म हो सकती। हाँ, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मुझे ये कहा कि वो जब्त कर लेंगे पैसे, कोई पेनल्टी लगा देंगे, कोई फाइन लगा देंगे, जितने पैसे नहीं डिक्लेयर किए उतना फाइन लगा के कहेंगे जमा कराओ कौमी खजाने में, वॉट एवर। ये इलेक्शन कमीशन के पास हैं पावर्स। लेकिन एक राय ये है कि चूंकि ये इतना संगीन है और जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और 7 साल तो आपको पता ही है इस केस की तो हवा नहीं लगने दी गई, और अब ऐसे हालात बने हैं कि स्क्रूटनी कमेटी भी अपने जो है वो दे रही है, मीडिया भी बात कर रहा है, आप और हम भी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है बड़ा एक इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा एक हथियार आ गया है। अगर पीटीआई को अगर 2-3 तरीके से घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है कि यहाँ से नहीं तो वहां से नहीं तो कहीं दूर से, यानी कि अगर जो निकालने की जो अफवाहें हैं गर्दिश में इस वक्त, वो उनके लिए एक और रीजन जो है वो फराहम हो गया। अगर आज 1990 की दहाई होती, 58-2 भी होता, तो सदर मोहतरम आरिफ अलवी ऐलान कर रहे होते कि मेरी अपनी पार्टी ने ये पैसे डिक्लेयर नहीं किए, चुनाचे मैं आइन का अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कौमी असेंबली को लेकिन आप भूल रहे हैं रजा के आरिफ अलवी साहब जनरल सेक्रेटरी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब अकबर एस बाबर साहब चाह रहे थे कि इसकी स्क्रूटनी हो, इस पे रोकथाम हो। अच्छा, और एक और मैं आपको याद करूं कि अकबर एस बाबर हमारे ही इन्होंने प्रोग्राम में और मुतअद्दिद और जगहों पे कहा है, उन्होंने कहा अगर ईसीपी ने पार्टी को बैन करने की बात की तो वो सबसे शदीद उसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ये पार्टी बंद हो, वो ये चाहते हैं कि इसको इस्लाह हो, शफाफियत आए। बहुत शुक्रिया अंबर आपके वक्त का, इफ्तिखार साहब आपके वक्त का, सोलंकी साहब आपके वक्त का। इंशाल्लाह नाज़रीन कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।